ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लॉ हब के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में मशहूर एडवोकेट भारत भूषण जी मौजूद है, भारत भूषण इलाहाबादी जी। इनके बारे में मैं एक बात बता दूं कि भारत भूषण जी बिजनेसमैन भी हैं और साथ में लॉ फर्म के जाने माने वकील भी हैं। और दूसरी बात बता दूं, मुझे जो अच्छा लग रहा है कि ये यूआर से लीगली करके एक फर्म चलाते हैं और यूट्यूब पे इनकी खुद की बेटी जो वकील है वो भी एक बहुत लॉ से जुड़ा हुआ एक चैनल संचालित करती है। अब हम बात कर रहे हैं आज के मुद्दों की। इस समय हम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में इस समय में सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो पार्किंग समस्या का है लोगों को। आमतौर पे पार्किंग को लेकर कहीं पर भी आप दिल्ली में चले जाइए, लोगों के आपस में सर फुटबॉल होने लगती है। आप कोई भी अखबार उठाइए, पार्किंग को लेके मारा काटी, गोलियां चल गई, डंडे चल गई, तरीके की कई घटनाएं घट जाती हैं। पार्किंग की घटना के बाद, मारा पिटाई के बाद लोगों की सुनवाई भी नहीं हो पाती है। हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। पार्किंग की समस्या भारत जी, मैं चाहूंगा कि आनंद जी सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। बिजनेसमैन से होते हुए फिल्म स्टार बनने के आपके चांसेस वाकई की खूबसूरती की वजह से ये लॉ फर्म में आपका विचार कैसे आया? देखिए ऐसा है। प्रभु ने हर चीज की एक लीला रची होती है। हमारे रोल हरेक के अपने अपने फिक्स हैं। कब हमने क्या करना है ये तारे ऊपर वाले ने फिक्स की हुई है। तो हमें अच्छा है कि अपन अपना रोल प्ले करें, चाहे वो बिजनेसमैन का करें चाहे वो वकालत का करें। अपना रोल बेस्ट प्ले करें और चलें आगे, यही दुनिया है। अब आपने बात की पार्किंग की समस्या की। एक बात आप मान के चलिए, हिंदुस्तान में अभी भी ज्यादातर कानून जो है वो अंग्रेजों के टाइम को चले आ रहे हैं। अच्छा। उसमें एक कानून है, टॉर्ट्स एंड ईजमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत ये चीज आती है कि आपको जिस शहर में रहना है, जिस मकान में रहना है, आपको उसमें आने जाने की सुविधा, हवा की सुविधा, दरवाजे की सुविधा, पड़ोस के ध्यान रखने की सुविधा, आपको उन सब चीजों का ध्यान रख के चलना है। यही चीज कार के साथ भी होती है कि आपने कार को पार्क करनी है। तो ये जो इसमें दो बातें आती हैं, एक तो आदमी को खुद को सिविक सेंस होनी चाहिए कि मैं सिविलाइज आदमी हूँ, मुझे कार ऐसे पार्क करनी चाहिए किसी को दिक्कत ना हो। दूसरा, बिल्डर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग बनाए वो पहले भी ये सोचना चाहिए कि उसे पार्किंग का आने वाले टाइम का अंदाजा होना चाहिए। आप देखिए, मास्टर प्लान 10-10 साल, 15-15 साल पहले क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो परसेप्शन उनको क्लियर होती है। वो जो जितने ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कि आने वाले टाइम में दुनिया कितनी बढ़ेगी, फैसिलिटीज कितनी बढ़ेगी, गाड़ियाँ सड़क पर कितनी आएगी, उनका इंतजाम पहले करके चलते हैं। लेकिन चलिए, जाने अनजाने हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हो पाया। और जो टॉर्ट्स एंड ईजमेंट एक्ट है, अगर आप उसको देखोगे तो यहाँ पर कानून वो है, लेकिन ना तो किसी पब्लिक को उस बात की नॉलेज है टॉर्ट्स एंड ईजमेंट में उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एमसीडी है, डीडीए है, या प्राइवेट बिल्डर है, या जो कोई भी है, उसको कहने के लिए, उसको ब्लेम करने के लिए, उसको कोर्ट में लाने के लिए ना कोई तैयार है, ना किसी को ज्ञान है। इस वजह से प्रॉब्लम झगड़े का रूप ले लेती है, फिर वो क्राइम में बदल जाती है। उस तरह से अपनी लाइफ लोग खराब कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि जुडिशरी या तो इसको पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से उसको अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि हमें किन किन सुविधाओं का, सुख सुविधाओं का हमारे पास लीगल राइट है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है बोलने की, आज़ादी देता है रहने की, आज़ादी देता है खाने की, उसी तरह टॉर्ट्स एंड ईजमेंट आपको आज़ादी देता है हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की। तो हमें जाहिर सी बात है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जो काम करने हैं, मैं जुडिशरी से भी ये उम्मीद करूँगी इन चीज़ों पर ध्यान देकर, फोकस कर कर वो कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट करें, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। बाकी सरकारें हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो करेंगी अपनी बहुत जगह। अच्छी बात आपने कही, ये पार्किंग रिफॉर्मेशन की के सुधार में क्या-क्या कदम उठानी चाहिए। हम अब इस नज़रिए इस पार्किंग घटना को क्रिमिनोलॉजी की नज़र से देखते हैं। पार्किंग के होते-सुनते में कई मर्तबा सर फूटे हो जाना, मारा पिटाई हो जाना, यहाँ तक गोलियां चल जाना तक होता है। लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि फलाना व्यक्ति जो हम पे रोब मार के गालियां गलौज करके पीट पाट गया, क्या करना चाहिए। कई मर्तबा कानून सुनवाई नहीं करता, 100 नंबर वाले नहीं आते हैं। क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से बताइए कि अगर इस तरीके की गुंडागर्दी घटना हो जाए तो क्या होना चाहिए? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ अगर वाद विवाद से लड़ाई के रूप में चली जाती है, हाथापाई के रूप में चली जाती है, या एक चाकू डंडे तक पहुंच जाती है, तो जाहिर सी बात है जो क्रिमिनल ऑफेंस है उनके लिए जो हमारी न्याय की व्यवस्था है, जो आईपीसी बनी हुई है, जो एविडेंस एक्ट बना है, वो अपना काम करेगा। थाने हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए।
तो वो तो चीजें देखी जब, देखिए कोई भी लोगों को बात, पहले एक वकील से संपर्क करना चाहिए। नहीं ऐसा वकील से संपर्क, देखिए एक बात समझ लीजिए बड़े अच्छे तरीके से कि कानून क्या है। पहली बात तो ये सबको समझना पड़ेगा, कानून सिर्फ एक कॉमन सेंस है। आप मेरे पास बैठे, मुझे आपको इज्जत देनी है, ये कॉमन सेंस है। अब मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, मुझे अंदाजा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, यही कानून है। उसकी व्याख्या की गई है कानून में, उसके लिए धारा बनाई गई है, उस धारा के अंतर्गत उसमें आपको बताया गया कि इसमें सजा क्या होगी, जिसकी डर से आप ये ना करें। पर अगर आपकी कॉमन सेंस है तो आपको ये पता है कि मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना। तो इसलिए हिंदुस्तान का कानून इज ए जस्ट कॉमन सेंस, मतलब इसे मुझे किसी बिल्कुल सुंदर भाई। टच टू सी, ठीक है नहीं। तो कहने का भाव ये है, कोई भी काम हमें लगभग लगभग हमारी जो सिक्स सेंस है, हमारी जो आत्मा है, वो हमें सॉफ्टवेयर में हमें ये बताई गई है बातें कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, और जो नहीं करना है उसी को रोकने के लिए कानून की धाराएं बनाई जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके लिए एजेंसी डेप्यूट की जा सकती हैं, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो पुलिस हो, उसको इम्प्लीमेंट को करवाने के लिए फिर हमारी जुडिशरी कोर्ट बैठी हुई ये तो हमने करी दर्शकों, लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों से की समस्या से जुड़ी हुई बातें, थोड़ा सा अपर वर्ग करता है। दिल्ली में और दिल्ली के बड़े शहरों में आजकल ये घटनाएं बहुत घट रही है भारत जी, कि बड़े बड़े बिल्डर लोगों से पैसे ले लेते हैं बिल्डिंग बनाने के नाम पे, या किसी तरीके से बिल्डिंग अधूरी है। ऐसे 20 किस्से तो यूं समझिए कि जहां हम खड़े हैं उसके लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में ही घट रही हो रहा है। ऐसे में ये बिल्डर की धोखाधड़ी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। मैं खुद ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूं जो हम कम मुझे फोन करे रहते हैं, जबकि पत्रकारों का कोई लेना देना भी नहीं। ऐसे लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? है। देखिए एक बात बिल्कुल आप क्लियर मान के चल लीजिए, पहली बात तो ये कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसकी आपको लीगल नॉलेज देनी चाहिए। अच्छा। देखिए जितने एडवोकेट हैं या जितनी लॉ फर्म्स है, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी लॉ फर्म्स है, अगर कोई भी हमारे से राय लेने आता है या कोई भी जानकर आता है, हम नॉर्मली उससे ना कोई पैसा लेने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं सोशली वेलफेयर के अकॉर्डिंगली उसे कुछ अच्छा ज्ञान दे, अच्छी बात बताएं। लेकिन दुनिया क्या है, ओवरनाइट मिलेनियर्स बनना चाहती है, उसे ज्ञान लेने के लिए भी, नॉलेज लेने के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ गूगल पर देखना आदत पड़ चुकी है, उसमें से वो देखने की कोशिश करते हैं। पर बात क्या है, गूगल जो भी है, गूगल जस्ट एक वर्चुअल, जिसे कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, जिससे आपको बात मिल जाती है। पर जो फील सामने बैठे वकील को तजर्बे से आएगी, जो बात उसको क्योंकि हर एक की दुनिया अलग अलग है, हर एक की प्रॉब्लम अलग, हर एक की हेल्थ अलग अलग है, हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, इलाज उसी तरीके से किया जाता है। कानून जो बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है कि कोई भी अगर बिल्डर या कोई इस तरह की धोखाधड़ी का काम होता है, तो हमारे यहाँ अब रेरा का इम्प्लीमेंटेशन इतना जबरदस्त है कि बिना रेरा के अप्रूव किए कोई भी बिल्डर अपनी बिल्डिंग में नहीं बना सकता है। उसमें एक बकायदा पूरी डिटेल्स है। अगर आपको रेरा को ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको इस बिल्डर को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और अगर आप उसे पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो फिर आपके साथ जो हो रहा है उसका तो कोई चारा अगर ही आप नहीं है। जनरल पब्लिक है, सोसाइटी में कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो सुन लीजिए कि आपको रेरा का अध्ययन जरूर करना चाहिए जी। जी। और दूसरी बात यह है, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से हो जाए, मेरा अपना मानना है कि आप पूरी दुनिया के सिविल में देखोगे तो जहां पर भी पुलिस और जुडिशरी इनके कानूनों को एनफोर्स ढंग से किया जाता है, वहां पर क्राइम की परसेंटेज बहुत कम है। कानून ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की कोई भी गलत बने, बट क्या है, उनके जो एनफोर्स करने के लिए एजेंसीज है, ये बस ऊपर वाले की नज़र कहें या दुर्भाग्य कहें हमारा, कि वो बहुत अच्छी नहीं रही। आने वाले टाइम में रिफॉर्म हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो हम कह नहीं सकते, जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही है। जैसे जुडिशरी में भी क्राइम सुनने को मिलते हैं, तो मन को बड़ा दुख होता है कि अगर आप देखा जाए तो आप भगवान खुदा के छोटे भाई हो, जो जज अपनी सीट पर बैठा है, सामने वाला दुखी हो तो उसके पास गया है, या तो भगवान के पास जाएगा, वो तुम्हारे से न्याय लेने आया है, और तुम्हारे हाथ में कलम है उसको न्याय देने की, भगवान ने तुम्हें ताकत दी है, तो आप खुदा के छोटे भाई बैठे हो, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति हो आप। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के आरोप, इस तरह के प्रत्यारोप, इस तरह की कोई घटनाएं ना हो जो जुडिशरी को बदनाम करे। इसी तरह पुलिस का भी सबसे ज्यादा एनफोर्स अगर कोई एजेंसी करती है किसी कानून को, तो वो पुलिस है। और अगर उसको भी अगर एक तरीके से कंट्रोल से और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये अपराध
कभी भी इतने हो जाएंगे, ना कोई बिल्डर पैसा ले पाएगा, ना गरीब आदमी के साथ बुरा होगा, ना कोई इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। ये जो नियम आपने बताया रैना के बहुमंजिली बिल्डिंग जो बनाई जाती है सोसाइटी उसके लिए, उसके बारे में आप क्या राय पेश करना चाहेंगे कि कुछ कॉलोनियों में जो लोग फ्लोर टाइप सिस्टम कर देते हैं और एक ही फ्लोर तीन तीन को बेच देते हैं या फिर उसमें भी धोखाधड़ी करते हैं, उसके विषय में कौन से कानून लागू होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी एक, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी आपके पास ऑनरशिप तो सिंगल है ना, आप 3 जन को बेच रहे हो, 420 का मुकदमा आपके ऊपर बनेगा ही बनेगा, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का 420 का मुकदमा बनना ही बनना, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। हमने बातें जो करी हकीकत बताए तो ये तकरीबन ये पुरुषों से जुड़ी हुई दुनिया रही जिस पर विषय बात करी। अगर महिलाओं के बारे में बात ना करी जाए तो अधूरी रहेगी। आज की तारीख में अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 10 साल में जब तक केजरीवाल जी का शासन रहा तो कुछ घटनाएं अभी उभर के आ रही हैं, कुछ नहीं रही है, लेकिन तकरीबन भारत में ऐसा होता है महिलाओं को कार्यालय के अंदर शोषित होने जैसी या टिप्पणी जैसी या कई चीजों पर घटनाएं घटती हैं। खुद महिलाओं को सबसे ज्यादा लाचारी होती है कि उन्हें वाकई नहीं पता होता है कानून क्या करे। ऑफिस कार्यालय में अगर महिलाओं के साथ शोषण जैसी घटनाएं हो तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए? तनख्वाह ना मिलना, लोगों की व्यंग्यात्मक बातें होना, अश्लील छेड़खानी करना। ये ऐसा होता है, समय जिस जिस तरह से बदल रहा है, औरत का रूप, औरत की एक तरह की, जिसे कह सकते हैं, एक मार्केट के अंदर उसकी जो प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इवन दो चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इवन दो मिलिट्री हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से किसी भी एंगल से आज की डेट में कमजोर है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है, सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं। तो उनके लिए जितने कानून बने हैं, उनको वो खुद को समझे, पढ़े, उनको अगर उसको नॉलेज होगी तो कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। रही बात इसके बारे में कि विस्तार से मैं बताऊं कि वो कानून क्या है ना, वो एक विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अब मोटी सी बात है, जो भी महिला की सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं, उनका अध्ययन वो स्वयं करें। क्योंकि देखिए एक बात और मान के चलिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां एमएनसी ग्रुप है, उसमें एचआर ऑफिस होता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पूरी महिलाएं कामकाजी, एक बात ध्यान से नोट कर लें जी। एचआर ऑफिस होता है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पूरी चीजों की उनको नॉलेज बताई जाती है, उनको उनके राइट्स बताए जाते हैं, उनको उनकी, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर। बिल्कुल होता है। एचआर ऑफिस के टच में रहें, उसको कोई बात बताएं। फिर उनकी एक हमेशा कभी भी आप देखिएगा जितने बड़े एमएनसी ग्रुप है, उनकी एक कमेटी बनी होती है जो खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या इन चीजों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई है। तो उसको अगर वहां पर वो कंप्लेन करती है तो उसमें एक्शन होना अनिवार्य है। रिलायंस एक जानी मानी कंपनी है, फिर भी मैं बता दूं कि रिलायंस फाउंडेशन के नाम से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए उनकी एक संस्था है। यूएस लीगली भारत भूषण जी की एक संस्था है, एक लीगल फर्म है जो बहुत सारे मुकदमे लड़ती है, चर्चित मुकदमे, चर्चित मुकदमे, लेकिन साथ में गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ में भी खड़ी होती है। यूएस लीगली के बारे में दर्शकों को बताइए। यूएस लीगली आप मान के चलिए, हमारे पास 55-60 एडवोकेट का ग्रुप है यहाँ दिल्ली एनसीआर में। सैटरडे को हम लगभग पूरा दिन एक तरह से फ्री कंसल्टेंसी करते हैं पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से। मैं कहीं सोशल वेलफेयर की कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हम पब्लिक को अवेयर करके जितना किसी को लाभ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बात मान के चलिए, जो सिविल नेचर के कानून है, सिविल नेचर के जो आप समझ लीजिए प्रॉब्लम्स है, अपराध है, उनके ऊपर मैं समझता हूँ नॉर्मली लोगों को या बहुत बढ़िया वकीलों को जाके इनकी पकड़ होती है, उसी तरह की पकड़ हमारे पास सिविल नेचर की है। तो आप मान के चलिए सिविल नेचर में किसी भी तरह की कोई भी किसी को समस्या हो, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ जाता है, आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। और सैटरडे को अगर आप फिजिकल में मिलना चाहो तो पीतमपुरी हमारा ये 105A में अपना ऑफिस है। पब्लिक वेलफेयर वेलफेयर के लिए हम सैटरडे को यहाँ पर फ्री एक तरह से लीगल एडवाइस भी देते हैं। कोई भी आना चाहिए एडी ब्लॉक में पीतमपुर 105A में, आप हमारे पास आके जब भी सैटरडे को हमारे से लीगल राय ले सकते हैं। मैं बता दूं कि चेतन भगत मशहूर लेखक कहते हैं कि एक लेखक को अपनी सबसे बेहतर किताब सबसे बढ़िया लगती है, एक माली को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल सबसे ज्यादा मन को भाता है, एक पिता को अपनी सबसे सफल औलाद सबसे ज्यादा भाती है। पुत्री के बारे में बात ना हुई तो बात अधूरी रह जाएगी। आजकल वो लीगली काफी उसमें छाई भी पड़ी हुई है यूट्यूब की दुनिया में, कानून की दुनिया में। थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में बताएं। मेरी बेटी है मुनिष्का अलाहाबादी, उसने अपना एक यूएस लीगल का जो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें हम साइबर क्राइम के बारे में, आईटी एक्ट के ऊपर काफ़ी नॉलेज देते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि आजकल जितने भी जैसे कि डिजिटल अरेस्ट का हो रहा है या बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं,
उसके ऊपर उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, उसने एलएलएम कंप्लीट की है साइबर क्राइम के ऊपर ही। वेरी गुड। तो वो साइबर क्राइम के ऊपर काफी अपने डिटेल्स, अगर आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करोगे देखोगे आपको पूरे वीडियो लाइन भर मिल जाएंगे, किस नाम जिसमें से है? योर्स लीगली के नाम से, योर्स अच्छा। लीगली आपकी वकालत करके टाइप करोगे तो आ जाता है। तो उसमें हमारे आपको साइबर क्राइम के बारे में पूरी अवेयरनेस मिलेगी, ताकि आपके साथ इस तरह की कोई फ्रॉड ना हो। तो जो उसने बेटी ने एलएलएम की है, उसने स्टडी की है, तो हम लोग ये भी चाहते हैं बेटी को कोई ऐसा ना हो कि वो कोर्ट में बहुत ज्यादा भागदौड़ करे, ऐसा ना करे। हम सोचते हैं वो एक तरह से बैकएंड का वर्क करे, जैसा कि मेरा अपना स्वभाव है, मैं चाहता हूँ बेटियां जो है वो एक बैकएंड का वर्क करके इस तरह की इतनी मजबूती के साथ वो अपना वकालत का काम करे कि जिससे आने वाले लोगों को, आने वाली जनरेशन को या लेडीज को या साइबर क्राइम से भुगते हुए लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। ये भारत भूषण जी है, मैं निजी तौर पे इनसे बड़ा प्रभावित हूँ। बहुत जाने माने, बहुत विद्वान वकील है। आप यूएस लीगली यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करेंगे, आपको इनसे वकालत से जुड़े हुए जो सवाल आप अभी नहीं कर पा रहे हैं या आपके मन में है, आप वहां पे कर सकते हैं। साइबर क्राइम आज की तारीख में सबसे ज्यादा उभरता हुआ मुद्दा है। उसमें अगर आप किसी समस्या से ओत प्रोत है, एक बार जरूर यूएस लीगली को आप सर्च करें। आपको वहां पे साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक भारत जी, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहा है। नया साल 2026 आ यू। गया है। एक क्या? एक बंद ये करो, अलग ही बना देना, मैं आपको ये छोटी सी क्लिप अलग बंद करो। बनवा देता हूँ आपको, छोटी सी भी। हमारे साथ में भारत भूषण एडवोकेट भारत भूषण जी मौजूद है। 2026 नंबर सामने आ गया, क्या आप हजारों लाखों दर्शकों को कहना चाहेंगे भारत जी? देखिए ऐसा है, जैसे कि अभी नई सरकार, हमारी मोदी सरकार 10-11 साल से हर जगह रिफॉर्म ला रही है। जुडिशरी में भी बहुत रिफॉर्म्स आए हैं, जो ऐसे कानून थे जो बिल्कुल किसी उसके यूटिलिटी के नहीं थे, उनको कम किया गया है। आने वाले समय भी आप बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे हमारे नए सीजे आए हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस जी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं ये सबसे यही चाहूंगा कि 2026 हमारे लिए एक न्याय का वर्ष साबित हो। बजाय इसके कि कोर्ट अपना फैसला देती है, बजाय उसके अगर कोर्ट अगर न्याय देना शुरू कर दे, तो इससे अच्छा वर्ष, इससे अच्छी जिंदगी किसी के लिए नहीं। भारतवर्ष के लिए मैं सबसे ज्यादा कामना यही करता हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है और उसको इन्फोर्स करने वाली हमारी जो पुलिस फोर्स है, वो एक अपना अच्छा रोल प्ले करे, अपने आप को एक आइडल, एक वो साबित करे कि मैं, हाँ वाकई की जिस जो ड्यूटी मुझे दी गई है, कि हम जैसे जजेस को कहते हैं भगवान के छोटे भाई हैं, तो भगवान के छोटे भाई का वो रोल प्ले करके इन विवादों से बचते हुए 2026 में बहुत अच्छा काम करें। मेरी सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे वकील भाइयों को और मेरे पब्लिक को। मैं चाहूंगा कि सबको न्याय मिले, 2026 सबके लिए न्याय वर्ष साबित हो। मशहूर वकील साहब भारत भूषण इलाहाबादी जी के पास में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ये 2026 जनवरी 2026 रेखा गुप्ता सरकार का पहला नया साल है। लोग बाग हिंदुस्तानियों को नया साल मुबारक हो, सभी लोगों को नया साल मुबारक हो। ये जुडिशरी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। सरकार और उनके मंत्रियों को इस नए साल की आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, आप एक बात तो बिल्कुल मान के चलिए, हमारी जो रेखा गुप्ता सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, सबसे बड़ी बात है कि कैपिटल, कोई भी अब दुनिया के कैपिटल देखोगे वो सेंट्रल से ही ऑर्गेनाइज होता है। इसका सबसे बड़ा विशेष सुख हम लोगों को ये मिलेगा, दिल्ली वालों को, 2.5 करोड़ की, पौने देश तीन की करोड़ की राजधानी। राजधानी, देश की राजधानी की जनता को, कि इनका कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे पास जो लैकिंग रही पिछले 10-11 सालों की, आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2-3 वर्षों में आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगे। और मैं ये रेखा गुप्ता जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, और पब्लिक के लिए भी एक शुभकामनाएं हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने संबंध अच्छे बनाकर इस कैपिटल को एक आइडल कैपिटल बनाए। और जैसे कि पोल्यूशन हो गई, पार्किंग हो गई, पानी हो गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, इसको जितनी जल्दी हो सके इसकी समस्याओं का समाधान करे और पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचे। और रेखा गुप्ता जी से मैं यही उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वो इस काम को पूरा अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे। धन्यवाद।